Good morning students. Now our next topic is mutual inductance. In the previous lecture we have studied about the self-inductance. Self-inductance it was the property of one coil कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसके खुद के अंदर ही. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि इसमें दो कॉइल्स यूज करते हैं. क्या करते हैं, इसमें दो कॉइल्स यूज करते हैं. This is your coil 1 and this is your coil 2. तो coil 1 को जोड़ लेते हैं बैटरी से और की से, ठीक है, और coil 2 को जोड़ लेते हैं गैल्वेनोमीटर से. इसको नाम दे दिए P प्राइमरी कॉइल और इसको S मतलब सेकेंडरी या दूसरी कॉइल. coil 1 coil 2 ऐसे भी कर लो. देखो जी, यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग करंट को पास करते हैं, पहले समझो कि इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों कहा जाता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इसलिए कहा जाता है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों. अगर इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें. करंट इसमें पास हो रहा है क्योंकि ये कॉइल इसके पास में है, तो जिसके करंट से इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा इस तरीके से इसके अंदर, ताकि करंट के मोशन को या करंट के जो कि करंट बढ़ रहा है ना, तो उसको अपोज करेगा ये वाला कॉइल, ठीक है. लेकिन अगर यही अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट इसके अंदर, ये अरेंजमेंट इसके अंदर, तो इसमें करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें, तो ये इसकी ग्रोथ को अपोज करेगा. समझ में आ रही बात. इसीलिए कहा जाता है इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस. यानी दो कॉइल्स हैं, अगर एक कॉइल में करंट बढ़ेगा तो दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा. लेकिन अगर इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा पहले वाले का. इसीलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है. तो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इस कॉइल का और ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में. यानी जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन इधर होगा और वो इसके मोस्ट करंट जो बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा कि करंट ना बढ़े अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है. अगर करंट घटेगा, सपोज करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसका और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस तरीके से और ईएमएफ इंड्यूस होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि वो इसको सपोर्ट करेगा कि करंट की वैल्यू अब डिक्रीज ना हो, ठीक. इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है. ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो अपोज कर रहा है. यहाँ पे जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरे वाले कॉइल का, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, जो कि इस करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देगा. जब यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज होगा, ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इसको सपोर्ट करेगा कि अब करंट की वैल्यू डिक्रीज ना हो. इसलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. देखो जी, यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ. तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है mi, where m is the coefficient of mutual inductance, ठीक है. m is the coefficient of mutual inductance. और अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं फाई और i के बीच में, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर आएगा. अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. सो माइनस डी फाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, एम आई. सो एम कॉन्स्टेंट है, डी आई अपॉन डी टी, माइनस साइन आगे लगा देंगे, ठीक है. तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है. नेगेटिव साइन क्या बताएगा, अपोजिशन को. ये ईएमएफ किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट चेंज हो रहा है ईएमएफ उसके ऑपोजिट इंड्यूस होगा, ठीक है. यहाँ भी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज क्या है, हेनरी, ठीक है.
और ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो जी, इसमें बात ये है कि इन कॉइल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, या सॉरी पहले देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, किस किस चीज पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। पहला है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, जैसे इस कॉइल्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज क्या है, शेप क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसकी दूरी कितनी है। और तीसरा है रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन मैं समझाता हूँ नेक्स्ट वाले में कि क्या मतलब होता है रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब। जैसे इसमें एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसमें कहा ना कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन के ऊपर। देखो जी, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। जैसे दो कॉइल्स हैं, अगर इस पोजीशन में है, करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट आई आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकंड कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इस पोजीशन में जो कपलिंग होगी, कपलिंग को डिनोट करते हैं के से, ये कपलिंग होगी मैक्सिमम। ठीक है, अगर कॉइल ऐसे रखे हुए हैं साइड बाय साइड, तो पहले वाले की तुलना में यहाँ पर भी कपलिंग कम रहेगा। ठीक, लेकिन अगर कॉइल्स, सपोज एक कॉइल रखा हुआ है ऐसे और एक कॉइल रखा हुआ है ऐसे, तो इसमें कपलिंग सबसे मिनिमम होगी। तो मेरे ख्याल सब समझ में आ गया कि कपलिंग का मीनिंग क्या होता है, या ओरिएंटेशन का मीनिंग। ओरिएंटेशन का मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर अगर ये ज़्यादा दूर होगा तो फ्लक्स चेंज होने में प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स चेंज शायद नहीं भी होगा उसका। तो अगर दोनों कॉइल्स ओवरलैप्ड है, कपलिंग मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो कपलिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों कॉइल्स कपल्ड है, मीन्स आपस में इस तरीके से अरेंज्ड है कि उसमें फ्लक्स चेंज जो ज़्यादा किस कंडीशन में आ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसमें इसकी तुलना में कम होगा, और ऐसे अरेंजमेंट ओरिएंटेशन पर जो है सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, थैंक यू।